नमस्कार, इनकलाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। इनकलाब में आज हम बात करेंगे धरती पुत्र की, जिसकी हालत आज किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश ही नहीं देश भर में किसानों की हालत इस कदर दयनीय है कि उन्हें मुआवजे की राह तकनी पड़ती है, कर्ज का बोझ सहना पड़ता है, मायूस आंखों से सूखी जमीन का दर्द अपने अंदर समेटना पड़ता है और जब आखिरी उम्मीद यानी कि सरकार भी प्रदर्शन और आंदोलन से नहीं जागती तो आत्महत्या या फिर सरकारी गोली उन्हें मिलती है। धरती पुत्र जो धरती का सीना चीर कर बीज बोता है, उसकी मेहनत और पसीना जब जमीन में मिलता है तो लहलहाती फसल तैयार होती है। जो अमीर हो या फिर गरीब, आम आदमी हो या फिर राजनेता, सभी का पेट भरती है। लेकिन उसी किसान के आगे भूखा मरने की नौबत आती है, क्योंकि किसानों पर देश में हमेशा से वोट बैंक की राजनीति तो होती रही है, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने आज तक गौर नहीं किया। मंदसौर का दर्द आज देश का दर्द बन गया है और इस दर्द को इनकलाब ने हमेशा से ही साझा किया। उन किसानों की बेबसी, लाचारी और उनका दर्द आज इनकलाब में किसान और उन पर होती सियासत पर करेंगे चर्चा। ये रिपोर्ट देखिए। तपती धूप में धरती पर हल चलाकर किसान का पसीना जब मिट्टी में मिलता है तो लहलहाती फसल तैयार होती है। धरती से सोना उपजाने में जो मेहनत और लगन लगती है उसे किसान के सिवाय कोई और नहीं जानता। लेकिन उन्हीं किसानों से चुनावों के वक्त वोट बैंक के लिए ढेरों वादे करना और चुनाव जीतने के बाद भूल जाने की कला नेताओं के सिवा कोई और नहीं जानता। मंदसौर की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस मामले पर दर्द कम साझा हो रहा है और सियासत ज्यादा। लेकिन इन सब के बीच उस किसान के दुख, दर्द, लाचारी और बेबसी का ना कोई हल हो पाया है और ना ही उसे कोई समझ पाया है। जो मध्य प्रदेश में किसानों को गोली चलाई है, सबसे पहले जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने गोली चलाई उनको ऊपर केस हो, किसानों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और जो कृषि बाद लागत बढ़ती जा रही है और कृषि का खर्च बढ़ता जा रहा है, उसके अनुसार हमें किसान कर्जा मुक्त हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। इन दोनों बातों को लेकर किसान लामबंद हो रहा है और आज पूरे भारतवर्ष का किसान एक हो चुका है। किसान आत्महत्याओं में 42% की बढ़ोतरी हुई। आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। 30 दिसंबर 2016 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े, किसानों और खेतीहर मजदूरों की आत्महत्या में 2% की बढ़ोतरी हुई। 2014 में 12,360 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी की। 2015 में 12,602 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी की। 75% यानी 27 लाख हेक्टेयर जमीन बैंकों के पास गिरवी। 15 लाख किसानों पर 56,000 करोड़ कर्ज। 9 लाख ने बैंक आड़तियों सहित 4 जगह से लिया कर्ज। हर साल 2.5 लाख डिफॉल्टर हो रहे हैं घोषित। किसानों पर कर्ज और बदनामी की दोहरी मार। 9 साल में 400% बढ़ा कर्ज। वर्ष 2008 में 14,915 करोड़ रुपए कर्ज था। वर्ष 2014 से 15 में 40,438 करोड़ रुपए कर्ज था। पिछले वित्त वर्ष में 49,790 करोड़ रुपए कर्ज था। वर्ष 2016 से 17 में 56,336 करोड़ रुपए कर्ज हो गया। सरकार की लापरवाही, अनदेखी, लचर कार्यप्रणाली और कुदरत की मार अगर कोई सहता है तो वो है सिर्फ किसान। किसानों पर लाठियां बरसाना और गोलियां दागना कहां तक जायज है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों की आत्महत्या का कारण कर्ज, कंगाली और खेती से जुड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन सब कुछ देखकर भी सरकार इसे देख नहीं पाती और किसान सब कुछ सहकर भी अपनी जान गंवा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
किसानों को लेकर हर बार सिर्फ राजनीति क्यों होती है? हर बार सिर्फ बड़े बड़े वादे होते हैं, उनको लेकर घोषणाएं होती हैं, लेकिन क्या उनकी असल तकलीफ कोई समझने की कोशिश करता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम आप पार्टियों की बात कर लीजिए, तमाम राजनेताओं की बात कर लीजिए, कोई भी उनकी हालत देखने के लिए गंभीर होता नहीं है। हम आत्महत्या के मामलों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ये मामले सामने आ रहे हैं। इतनी ज्यादा बुरी हालत किसानों की है। 30 दिसंबर 2016 को एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो आंकड़े आए थे बेहद चौंकाने वाले थे। किसानों और खेतीहर मजदूरों की आत्महत्या में 2% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ 2014 में 12,360 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी की, और ये तमाम आंकड़े हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए, जो कि कहीं ना कहीं ये सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आज हालत क्या हो गई है, क्यों हर बार सिर्फ बातें की जाती हैं और काम नहीं होता। जय जवान जय किसान का नारा भी इसी देश में दिया गया था, लेकिन क्या वाकई में आज हम किसानों की तरफ गंभीर हो रहे हैं या किसानों की तरफ बात कर रहे हैं? ये भी सबसे बड़ी समस्या है। हम हर साल 2.5 लाख डिफॉल्टर जो किसान हैं उनको घोषित किया जा रहा है, वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। साथ ही साथ कर्ज तो चुका नहीं पाते और बदनामी अलग से होती है, जिसकी वजह से दोहरी मार झेलने के लिए ये मजबूर हैं। और 9 साल की बात करें पिछले, तो हरियाणा में 400% जो किसानों का कर्ज है वो बढ़ चुका है। साल 2008 में 14,915 करोड़ रुपए किसानों के ऊपर कर्ज था, और जिसके बाद ये लगातार बढ़ता चला गया। 2014 से लेके 2015 में 40,438 करोड़ रुपए ये कर्ज हुआ। साथ ही साथ पिछले वित्त वर्ष में अगर इस कर्ज की बात करें तो 49,790 करोड़ कर्ज किसानों पे बढ़ गया है। यानी कि सिर्फ कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन परेशानियां खत्म होती नजर नहीं आ रही किसानों की। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम अगर इन राजनीतिक पार्टियों की बात करें, सरकारों की बात करें, तो सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है ये किसी से भी छिपा नहीं है। इनकलाब में चर्चा इसी पर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में रामकिशन जी हैं, प्रदेश सचिव भारतीय किसान संघ से। साथ ही साथ हमारे साथ एक किसान भी हैं, विनोद जी। पहला सवाल आप ही से करना चाहूंगी, आज जो हालत है पूरे देश में, हमने देखा मंदसौर में क्या कुछ हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक मांग उठ रही है, पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि किसानों के साथ आखिर ऐसा बर्ताव क्यों, कितनी तकलीफ है, और क्या वाकई किसानों की परेशानियों को तमाम जो सरकारें हैं वो सुनती हैं? किसानों की जो परेशानियां है जी, उनको सरकार सुनती है, लेकिन वो अपने वोट बैंक के तरीके से उसको सुनती है। हर बार चुनाव होते हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो झूठे वादे हैं उनके। तो उन वादों को वो उस समय लेके आती है, लेकिन जब वो चुनाव हो जाते हैं उसके बाद उनको भूल जाते हैं सभी। कोई भी किसान क्या चाहता है आज? किसान क्या चाहता है? किसान को जी तो उनके लिए नई योजनाएं लाई जाए। अब एक भूमिहीन किसान है, वो पट्टे पे अपनी जमीन किसी भी बड़े जमींदार से लेता है, उसको सरकार कर्ज नहीं देती है, कोई भी बैंक, क्योंकि उसके पास गारंटी के लिए कुछ है नहीं जिससे कि उसको कर्ज मिले। इसलिए वो साहूकारों के कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। दूसरा जी, किसान का जो हुआ फसल का मूल्य, आप किसी भी कंपनी का कोई भी हम प्रोडक्ट आज खरीदते हैं, उसका मूल्य तय करती है कंपनी, और सरकार की जो फसल होती है उसका मूल्य तय करती है सरकार। ये कहाँ का न्याय हुआ किसान के साथ? किसान पैदा कर रहा है, वो उसमें खर्च लगा रहा है, लेकिन उसकी लागत का 50% 50% भी उसको नहीं मिल रहा है। तो वो किसान के जो लागत है उसके आंकड़े निकाल के और उसका 50% तो किसान को दिया जाए प्रॉफिट का, जो उसकी लागत है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसान का दबाव बढ़ता जा रहा है, उस पर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं हल होता दिखाई नहीं दे रहा। किसान का लागत भी तो बढ़ता जा रहा है ना जी हर साल। आज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, आज खाद बीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से उसका कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब जो भूमिहीन हुआ उसको कर्ज मिलता नहीं है, वो किसी साहूकार से उठाएगा, कहीं से भी पैसा कर्ज लेगा, उसको वो वापस नहीं कर पाता है। दूसरा, हर साल लागत बढ़ रही है, पानी के सोर्सेज, जो पानी के जो अपने सोर्सेज है, नहर वगैरह, उनकी कमी, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो जहाँ पानी की कमी है, जिस क्षेत्र में। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर? ये लग रहा है कि
आज़ादी के बाद से ही किसान को कहीं भी देश में प्राथमिकता पे नहीं रखा गया और किसान के और यही नारा दिया गया था, जय किसान जवान के जय लिए किसान। आज तक कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बनाई गई जिससे किसान सम्मान की जिंदगी जी सके और वो बदहाली से निकल सके। आज जो किसान की बदहाली है वो पूरे देश में है, जग जाहिर है, ठीक, और निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। हर राजनीतिक पार्टी किसान के सहारे तो सत्ता में आती हैं, जब विपक्ष में होती तो किसान की बात करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं, सत्ता में आने के बाद में किसान को भूल जाती हैं। कुछ चंद लोगों के लिए नीतियां बनती है देश में। जो इस देश का पालन पोषण करता है किसान, जो इस देश की उसका बच्चा देश की सीमाओं पर जाकर के देश की सुरक्षा करता है, वो इनके की प्राथमिकता में नहीं है। आज जो किसान है आत्महत्या करने को मजबूर है, वो आत्महत्या आज नहीं, पिछले 15-20 साल से निरंतर कर रहा है। आज तो उसमें और इजाफा हुआ है। उसी आत्महत्या को रोकने के लिए इन्होंने जो एक अपना मैनिफेस्टो उसमें एक वायदा किया था कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान को लाभ देने के लिए उसको हम लाभकारी मूल्य देंगे। उसकी जो लागत आती है उसके ऊपर 50% लाभ जोड़ करके और फिर उसके जो ना MSP तय करेंगे और उसको लाभकारी मूल्य देंगे, जिससे कि उसको ज्यादा पैसा मिल सके, आमदनी उसकी बढ़ सके। लेकिन सत्ता में आने के बाद एकदम उल्टा किया कि जहां बोनस दिया जाता था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उन सरकारों को भी चिट्ठी लिखी उन्होंने कि भाई बोनस बंद करो, नहीं तो FCI परचेज नहीं करेगी। शांता कुमार समिति का गठन किया और उस कमेटी से कहलवाया कि जो ना उत्तर भारत में किसानों की जो ना सरकारी MSP की उसकी आवश्यकता नहीं है। और अब ये लाभकारी मूल्य की तो बात छोड़ दीजिए आप, किसान को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। MSP के लिए किसान को जो ना, जैसे फसल पैदा करने के लिए तो उसको पसीना बहाना पड़ता है, और MSP को लेने के लिए, MSP की खरीद कराने के लिए उसको खून बहाना पड़ रहा है सड़कों पे। आज वो अपनी फसल उत्पादन करके और जो उपज पैदा करता है उसको MSP पे नहीं खरीद रही सरकार। और मैं तो यूं कहूंगा कि इस सरकार की सोची समझी साजिश है इस किसान के प्रति। वो कॉर्पोरेट प्रस्त सरकार है और ये चाहते हैं कि जब किसान की बदहाली होगी तो ही ऊपर को हाथ खड़ा करेगा किसान और कहेगा किसी भी कीमत पे मेरे से इसको खेती का छुटकारा दिला दे। लेकिन और हमने मेरी जो जमीन मंदसौर में देखा, हमने जो मध्य प्रदेश में देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगा कि तमाम पार्टियों की बात आप कर लीजिए, सब इसमें राजनीति कर रहा है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई कह रहा है कि वो सुन नहीं रहे, कोई कह रहा है कि उसकी वजह से, इसकी वजह से, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों की बात नहीं हो रही है। किसानों पे गोलियां तक चला दी जाती हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? अभी जो ये MS स्वामीनाथन उसकी बात करते हैं, 5 में गठन हुआ, 7 में रिपोर्ट आई, 7 साल उस पे जो ना कांग्रेस दबाए बैठे रही। आज उसको फिर याद आने लगी है। जब ये लोग विपक्ष में थे तो उसको लेकर के यात्रा निकालते थे इनका किसान मोर्चा, अगर हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के पक्षधर हैं और लागू कराएंगे और लागू होनी चाहिए। ये बोनस के लिए मांग करते थे, आज वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज बोनस बंद कर दिया, आज MSP पे खरीद नहीं हो रही। आज तो ऐसा बदहाल है कि पूरे देश का किसान कि कहीं वो आवाज उठाता है तो देख लीजिए मंदसौर की घटना आपके सामने है कि उसको किस तरह जो ना एक दमनकारी नीति अपना करके उसको गोलियों का शिकार बनाया जाता है। तो ऐसी हालात में किसान को इन राजनीति से ऊपर उठ करके और कहीं ना कहीं अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समय सिंह जी, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी मैम। समय सिंह जी, हर बार किसानों को लेकर राजनीति क्यों होती है आखिर? क्या तमाम हितों को छोड़ के किसान हित के बारे में सोच के सरकारें आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, ऐसा है, जब से सरकारें इस देश में बनती हुई आ रही हैं तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो किसान की जो आमदनी, जो एक प्रॉफिटेबल भाव उसको जो मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं दे पाए कोई भी सरकार है। क्या वजह रही इसकी? लेकिन इसमें वजह कई तरह की होती है। कई पर वजह आती है कि कहीं महंगाई बढ़ नहीं जाए, कहीं दिक्कत आती है कि अनाज इतना उत्पादन हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और कई बार क्या दिक्कत आती है कि भाई हमारी जो क्षेत्रफल वगैरह है उसके अंदर जो इनपुट वगैरह जो है उनका महंगा होना भी दिक्कत रही है।
क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं हम, जैसे खाद वगैरह जो है हमारे यहाँ नहीं बढ़ते, बाहर से लाया जाता है। लेकिन अब हमारी सरकार कोशिश कर रही है। अब नितिन गडकरी जी का अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम कारखाना लगा रहे हैं और बाड़ों से भी हम खाद उत्पादन कर रहे हैं। और जो हमने अपने अफगानिस्तान के अंदर जो गादरबल बंदरगाह बनाई है सरकार ने, जो समझौता हुआ, जो एक हम पाकिस्तान से घूम के यूं आते थे, उसका जो लागत है, माल जब आता था तो उसकी जो लागत है वो ज्यादा पड़ती थी। अब हम इसके थ्रू आएंगे तो हमारे जो माल में ना, हमारा जो हम इंपोर्ट करते हैं जो माल, उसमें हमारे को नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि किसानों की हालत जो है वो सुधर क्यों नहीं पा रही है? आप सरकार का बखान कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ। क्या क्या वजह रही, मैं वो पूछ रही थी। आप वो नहीं बता रहे हैं। आप अब बता रहे हैं कि नहीं हमारी सरकार अब ये कर रही है तो इससे ये फायदा होगा। मैं पूछ रही हूँ क्या वजह रही? मैं भाटी जी से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ ये कहते हैं कि हमारे देश में, रामकिशन जी स्टूडियो में है, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। किसान का ये अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, एक तरफ आपने गेहूं की इम्पोर्ट ड्यूटी 0 की, यानी उसको देश में लाने का रास्ता खोला आपने विदेशी गेहूं को। एक दालों का आज भी जो 50% हमारे यहाँ दाल आयात होती है, और पामोलिव जैसा गला सड़ा तेल हमारे यहाँ 50% से ज्यादा जो आयात होता है। अभी सरसों यहाँ किसान ने उपजाई, सरसों की MSP पे खरीद नहीं हुई। सरसों का जो अभी जो है, देखिए सूरजमुखी का 3950 का MSP रखा सरकार ने, 2600 रुपए 2500 रुपए पिट रही है। यही हाल पूरे देश में दलहन की अनाज की है। सूरजमुखी की परचेजिंग 18 तारीख से चालू हो गई, अभी नहीं। जब पिट लेगा, जब किसान लुट लेगा, जब व्यापारी के गोदाम भर जाएंगे, तब औपचारिक रूप से उनको जो ना खाना पूर्ति करने के लिए आप करोगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा पहले इसको रेट को आगे बढ़ाना चाहिए था, हमें खरीदारी पहले करनी चाहिए थी। तो समय जी वही तो बात आपसे पूछ रहे हैं ना, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाटी जी आप देखिए ना, अब सरसों पैदा हुई थी किसान की, मैं यही कह रहा हूँ। और जो सरसों नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अगर सभी अपनी सरकारों का यूं बखान करेंगे तो फिर दिक्कत किस सरकार में थी? कौन वाकई सोच नहीं पाया किसानों के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में किसान की तन्नी नहीं, आप ही की तो सरकार थी मध्य प्रदेश में, मंदसौर में जो हुआ है, अभी भी तो केंद्र में आप ही की सरकार है। आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। जी मेरी बात सुनिए, जितना मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में, हाँ, उतना पहले की ये खुशहाली है कि गोलियां मार के उन्हें मार दिया जा रहा है? ये खुशहाली है? नहीं, मारने का मध्य कारण प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन किसानों से पूछिए, आधे में भी नहीं खरीदी। नहीं, ये खुशहाली है, ये खुशहाली है, ये मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली है। पूजा जी, कांग्रेस के किसानों को भड़काने, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने वहाँ के किसानों को भड़काने का काम किया है, अराजकता लाने का उनके जो कार्यकर्ता था उन्होंने वहाँ पर काम किया है। ऐसा नहीं है वहाँ का किसान ने, अगर काम होता तो हालात ये नहीं होते, अगर काम होता तो हालात ये नहीं होते, बखान करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप मेरे को ये बताइए, जो किसान धरती का सीना चीर के नाच बोल के अपनी आमदनी बढ़ाता, अपना पेट पालता है, वो किसान अराजकता फैलाएगा क्या? वो किसान अराजकता फैला रहा है, अपनी आवाज तो आप तक पहुंचा सकता है ना। क्या क्रिया की प्रतिक्रिया है, आप किसान की बात नहीं सुनेंगे? और अगर वो अराजकता फैलाने की आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे, तो क्या उन पर गोलियां मार दी जाएगी? ये इनकी सरकार इनकी आप देखो, प्रतिमा कांग्रेस को सत्ता का विलुप्त होना, अपने पार्टी को खत्म। छोड़िए समय जी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। भाटी जी ये देखिए ना, हरियाणा में आपकी सरकार है, आपके पास जवाब है नहीं और आप जवाब दे नहीं पाएंगे। छोड़िए, सरकार है हरियाणा में, और हरियाणा में अब क्या हुआ कि जब सरसों की पैदावार आई तो वो किसानों ने पैसों की जरूरत होती है, अपनी फसल बिचौलियों को, आड़तियों को दे दी, और उसके 15 दिन के बाद आप अपनी सरकार की खरीद का वो रेट ला रहे हो। तो जो अपनी बिचौलियों ने जो अपनी सरसों खरीदी थी वो 3200 रुपए में खरीद कर फिर 3700 में बेच रहे हैं।
किसान से आपने 3200 में बिचौलियों को जो बिचौलियों ने खरीदी है उम्मीद नहीं कर सकते ना, क्योंकि और वो इनको जब तो वो इनकी दे मजबूरी चुका है, है, इनकी तब मजबूरी उसका है, इनको यही 3700 कहना है कि रुपए में आप सरकार उसका बहुत अच्छा काम खरीद कर रहे रही हो। है। 8 दिन हम रेवाड़ी में जो ना धरने पे बैठे रहे किसान संघ के लोग, उसके बावजूद केवल औपचारिक रूप से उन्होंने कराई उस आंदोलन को शांत करने के लिए। ये पूरा राजस्थान नहीं, सरसों का प्रदेश सरसों में भी बिक ऐसा चुकी ही थी। हाल है, राजस्थान प्रदेश में में भी एक ऐसा दाना ही एक हाल दाना है, सरसों प्रदेश की के खरीदी किसान नहीं भी हुई। परेशान है। औपचारिक रूप से 5 दिन के लिए ऐसी सरसों की कंडीशन खरीदी लगा की के इन्होंने वो सरकारी बेच ना रेट पे। सके और मजबूर होकर के औने पौने दाम पे अपनी उसको उपज को मतलब ये तो बिचौलियों की सरकार हो गई ना फिर। नहीं तो ऐसे आप बाजरे में हुआ। फेयर बात करें, यहाँ पे फेयर बात करनी चाहिए। यही धान की स्थिति है। अब किस किस को रोए, कितने तो को करें? तो रामकिशन जी, क्या इसी वजह से आज तक वाकई कुछ नहीं हो पाया है? हर बार सिर्फ बातें हुई हैं, क्योंकि आप किसी भी पार्टी से बात करेंगे तो वो यही कहेगी कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है ना। पार्टियों से मेरा आग्रह है कि किसान को कम से कम राजनीतिबाजी में ना घसीटा जाए। और ये किसान राजनीति से ऊब चुका है। क्यों? हर पार्टी ने इनके साथ विश्वासघात किया है। और किस पार्टी की सरकार इस देश में नहीं आई? सबने ही तो इस देश के किसान को छला है। आज जो स्थिति यहाँ पे केवल एक दिन में नहीं होगी। ये जो स्थिति हुई है निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। किसान को आए दिन वादे किए जाते हैं, लोग लुभावनी बातें की जाती हैं, समाजवाद दिखाए जाते हैं, लेकिन अब उसको लाभकारी मूल्य तो छोड़ दो, उसकी तो एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, उसकी तो इतनी बदहाली हो रही कि वो चारों तरफ से घिर गया है। घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाए या तो दवाई के अभाव में मरेगा बगैर पैसे, और आपने पैसा इधर उधर से ले लिया तो कर्जे के नीचे लेकर के आपने उसका इलाज करा लिया, तो वैसे कर्जे के डूब कर मर जाएगा जी। बिल्कुल, वो जाएगा, क्योंकि रामकिशन जी, किसान अपनी परेशानियां किसको बताएगा? सरकार को बताएगा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो यही लोग पहुंचते हैं ना बड़े बड़े दावे लेकर और बड़ी बड़ी घोषणाएं लेकर कि हमारी सरकार अगर बन गई तो हम ये करेंगे। सरकार बनने के बाद आखिर क्यों इतना बदल जाते हैं, क्यों मुंह मोड़ लेते हैं कि बात तक सुनना इनको गुजारा नहीं है? ठीक मायने में तो और अराजकता की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि किसान अराजकता फैला रहे हैं। ये नहीं, ये तो दोष लगा रहे हैं उस पे। शांति प्रिय किसान को जब आप गोलियां से भूनोगे तो फिर क्या नहीं होगा? ये देश खड़ा नहीं होगा। ये देश तुम्हें राज करने देगा? एक दिन में नहीं करने देगा। इस देश में 70% आबादी किसान की और बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर है। लाखों किसानों ने, 4 लाख के करीब किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और मैं तो कहूं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। 20-50 वर्ष टकरा के मरते इस व्यवस्था से, तो इस व्यवस्था का कुछ उम्र काट देते और व्यवस्था को ठीक कर देते। और वही करने की जरूरत है, वही करना चाहिए। आज किसान को बचाना है तो किसान को अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता में होती है तो इनकी अलग भाषा होती है, सत्ता से बाहर होती है तो अलग भाषा होती है, और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका आंदोलन में अभी तो यही हो रहा है। राजनीतिक लाभ, जिसकी सरकार है वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो किसानों की ही गलती है, जिसकी सरकार नहीं है वो उन पे आरोप लगाते हैं कि आपने वो पहुंच रहे वहां पर हमदर्द बन के। क्या कर दिया? बिगाड़ी और बिगड़ी, उसमें ज्यादा जिम्मेदार हो। पिछले रवैये का आप क्यों उठा रहे? उस रवैये में बदलाव लाओ ना आप भैया। तो बदलाव कैसे आ पाएगा विनोद जी? क्या आपको लगता है बदलाव आ पाएगा अगर ऐसे हालात हों, ऐसी सरकारें हों? और तमाम राजनेता ऐसे ही हैं, आप किसी की भी बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे लेकिन वास्तव जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। सरकार की योजनाएं हैं वो कागजों में है जी, किसान सरकार की वो बाहर नहीं आ रही है। हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसानों को क्या मिल रहा है? ठीक से दिया जाता है तो देश में महंगाई बढ़ जाती है, देश में सब कुछ बढ़ जाए। जिसका किसान खरीदारी करता है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट किसान पे पड़ता है, तो महंगाई नहीं बढ़ती। किसान के जिन्स का यदि ठीक से वो भाव किसान की सब्जी का, अनाज का जब भाव बढ़ जाते हैं। तो उसका तेल का देख लीजिए, तेल में रोज क्या कर दिया अब तो कि रोज भाव बढ़ेंगे गिरेंगे तो उसका तुरंत जो ना बढ़ाया और घटाया जाएगा। और यहाँ तो कितना ही उसकी लागत बढ़ जाओ, उसका वो 2 रुपए उठाने वाला नहीं, 2 रुपए बढ़ता है तो 10 तरह की प्रतिक्रिया आती है इस देश में। आप 1967 का उदाहरण लीजिए, एमएसपी जब लागू हुआ तो 176 रुपए गेहूं की जो ना एमएसपी थी, और उस समय टीचर की तनख्वाह कितनी थी, ईंटों का क्या भाव था, गोल्ड का क्या भाव था, उसके सूचकांक में महंगाई। रोकूंगी आपको रामकिशन जी हमारे साथ इस वक्त, रामकिशन जी रोकूंगी हमारे साथ इस वक्त राज्य मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता फोन लाइन पे हैं। आवाज मिल रही है मेरी ज्ञानचंद जी? हाँ मिल रही है जी। ज्ञानचंद जी, किसानों को लेकर आज पूरे देश में राजनीति लगातार हो रही है, हम देख रहे हैं कि हर पार्टी पहुंच रही है सबसे बड़ा हमदर्द बनके और कह रही है कि हमसे बड़ा हमदर्द है नहीं। तो फिर कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी आई कि अब तक जो किसानों के लिए होना चाहिए था वो नहीं हो पाया देश में? मुआवजा किसानों 50 साल के अंदर पार्टियां सही सत्ता में वो दे नहीं पाई। हमने किसानों की सुविधाएं, चाहे वो खाद की सुविधा,
चाहे वो बीजों के अंदर बीजों की सुविधा है, सही समय पर लोग किसानों को बीज मिले और उनको ज्ञानचंद जी आप सुन रहे हैं? चलिए शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। वापस मैं रामकिशन जी आपके पास आना चाहूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। वो भी जवाब नहीं देंगे। खैर वो भी बखानी कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो क्या हरियाणा में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? आप पूरे देश की बात छोड़िए, हरियाणा की बात अगर हम करें तो क्या हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? हरियाणा में अभी सूरजमुखी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। इससे पहले भैया ने हमने ये सरसों का उदाहरण आपके सामने है, उससे पहले बाजरे का उदाहरण। यहाँ तो लाभकारी मूल्य की तो बात छोड़ दो, एमएसपी नहीं मिलता है। जब उसको लाठियां खानी पड़ती हैं, वो अपना आंदोलन करता है, फिर उसको अराजक बताया जाता है, 10 तरह के उस पे जो ना आरोप लगाए जाते हैं। वो केवल अपनी फसल को, उत्पाद को ठीक प्रकार से बेचने के लिए, एमएसपी पे बेचने के लिए इतना उसको संघर्ष करना पड़ता है। और ये तो बात लाभकारी मूल्य की किया करते थे, अब 50% हम लाभकारी मूल्य देंगे। ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। दोगुना नहीं, उतनी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक मायने में इतना लाचार कर देंगे किसान को कि किसान को इस देश में खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होकर के अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। उसके बगैर कुछ करने वाले नहीं है। से बात की थी मैंने और उन्होंने कहा कि 2019 तक आप रुकिए, देखिए कि किसानों के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कितना फायदा उनको मिलेगा। उल्टा किया तुमने, आगे और उल्टा करोगे। एमपी एमएलए के लिए पेंशन है, लेकिन जो अपना 60 साल का बुजुर्ग किसान है उसके लिए पेंशन नहीं है। तो किसानों के लिए भी पेंशन होना चाहिए जो ये बैठे हैं इसी कमरों में। क्योंकि मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि किसान आखिर किस हद तक मजबूर हो जाता है, कुछ आत्महत्या का सहारा किन्हें लेना पड़ता है। और विनोद, आप एक किसान ही थे, आपने उसके बाद किसानी छोड़ दी, क्यों? आखिर क्यों लगा कि अब और नहीं, अब और परेशानियां नहीं झेल सकते? जी किसानी कर रहे हैं, हम भी किसानी आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने दूसरा स्कोप अपना किया है कि जिससे किसान की आमदनी बढ़ सके। ठीक, एक रोकूंगी आपको। ज्ञानचंद गुप्ता फिर से फोन लाइन पे हैं। ज्ञानचंद जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ बताइए, किसानों की परेशानियां अब तक क्यों नहीं हल हो पाई हैं? आपको क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं जहाँ पे काम करना जरूरी था और किया नहीं गया? देखिए मैंने बताया कि आज किसानों को लेकर के लोग उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग? किसानों के लोग जो अपोजिशन पार्टी तो बड़ी राहत दे रहे हैं ना, जो आज जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और आज वो सत्ता से बाहर है, लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया है। ठीक है। आज उन लोगों को, भोले वाले किसानों को फुसलाने का, उनको मिसगाइड करने का कार्य कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया, हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर किया, पिछले 50 वर्षों के अंदर कोई जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही है, विशेष तौर पर कांग्रेस, मैं पूछना चाहता हूँ इनको कि इन्होंने 50 साल में क्या किया जो आज तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? तो आज किसान की हालत ये, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ज्ञानचंद जी, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में किसानों को दिक्कत नहीं है या फिर दिक्कतें थी, आपने उन्हें कम कर दिया? हेलो जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में किसानों को दिक्कतें नहीं है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि दिक्कतें बहुत थी, आपने दिक्कतों को कम कर दिया है? बिल्कुल हमने कम किया है। जो मुआवजा लोगों को 2-2 रुपए के 5-5 रुपए के चेक आते थे मुआवजे के, आज हमने 2200 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे का दिया। क्या आपकी सरकार में नहीं आए ऐसे चेक किसानों को? क्या आपकी ज्ञानचंद जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, क्या आपकी सरकार में ऐसे चेक्स नहीं मिले किसानों को? नहीं, हमने ऐसे चेक नहीं लिए। हमने 2 रुपए का 5 चेक किसी को नहीं दिया। वो जो मुआवजे के चेक है वो अभी तो 2 साल बाद रहे हैं जी। जो मुआवजे के चेक है वो अभी किसान के 2 साल के बाद रहे हैं। साल के अंदर इतना टोटल मुआवजा सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, किसान का टैक्स बाउंस हो रहा है। नहीं, आज नीम कोटेड यूरिया हमने दिया है किसान को। किसान के पास जो यूरिया की कभी कमी होती थी। नहीं, ये जिस मुआवजे की बात ये कर रहे हैं वो मुआवजा तो किसानों को आज तक भी पूरा नहीं मिला है जी। ज्ञानचंद जी, मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत है किसानों को। मुआवजा आप कह रहे हैं कि उनको 2-2 साल बाद जाके मुआवजा मिलता है, तो क्या फायदा? आप इनका याद करें, इनके जो राज के अंदर है 2-2 रुपए का चेक दिए थे। नहीं जी, उस चेक की बात ना करो जो आपने मुआवजा दिया। आप लोगों ने क्या दिया किसान को, सिवाय उनको बर्बादी करने के? वो मुआवजा आज तक भी किसानों को पूरा नहीं मिल पाया, वो धक्के खा रहे हैं। कहाँ बताओ, सबको मुआवजा दिया और तुरंत मुआवजा दी। कांग्रेस का मुआवजा था वो हमने मुआवजा दिया। जो हमने जो मुआवजा दिया है, जो पिछली कांग्रेस सरकार का मुआवजा था
वो भी हमने दिया है। आप कह रहे हैं आपने पिछली कांग्रेस सरकार का भी मुआवजा दिया, आपने अपना मुआवजा भी दिया और अब किसानों की तमाम परेशानियां आप कम कर रहे हैं। देखिए, तमाम परेशानियों की बात नहीं करता, तो जो समय समय पर परेशानियां आ रही है और सरकार उसको हल करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पर भी जो परेशानी आई है, आज खरीद के अंदर पहले तो महीने उनको पेमेंट नहीं होती थी, आज तीसरे दिन उनको भुगतान हो रहा है उनकी फसल का। आज तक पहले कब हुआ? नहीं, जो मंदसौर में किसानों के साथ हुआ क्या वो जायज था? हाँ जी, जो मंदसौर में किसानों के साथ हुआ क्या वो जायज था? उस चीज को कोई जायज ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन सरकारी संपत्ति को भी बचाने का काम सरकार का है। अगर सरकारी संपत्ति 50-50, 100-100 ट्रैक्टर जला दिए जाएंगे तो सरकार को तो एक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वही तो लोग पूछ रहे हैं कि वो तो किसानों ने पहले ही सरकार को बताया था कि ये हमारी मांगे है, इसको लेकर हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। शांतिपूर्वक वो शांतिपूर्वक ही थे, हालांकि वो शांतिपूर्वक ही थे ज्ञानचंद जी। तो क्या हरियाणा के लोगों को, हरियाणा सरकार से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि इतना एक्शन, अगर हमारी सरकारों के पास इतनी अथॉरिटी होती है तो जब प्रदेश में जाट आंदोलन था तब क्यों नहीं लिया गया? तब क्यों तमाम प्रॉपर्टी को बर्बाद होने दिया हरियाणा में? तब क्यों हरियाणा को जलने दिया गया? देखिए, वो एक किसान आंदोलन नहीं था, वो एक जाति का आंदोलन था। किसान आंदोलन की बात नहीं कर रही हूँ, वो वहाँ पे तो सबसे ज्यादा अराजक लोग थे ना हरियाणा में, तो क्या वहाँ पे ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे? या फिर बेकसूर किसानों पर गोलियां चला देना ये जायज था? नहीं, किसने चलाई किसानों के ऊपर गोलियां? किसने नहीं चलाई? हमारी सरकार ने नहीं चलाई किसानों के ऊपर गोलियां। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मंदसौर में किसानों के ऊपर गोलियां चली, किसान वहाँ पे मरे, किसानों के ऊपर गोलियां चली, लेकिन वो क्यों चली, उसका कारण क्या था? और जो वहाँ लोग जो फूके गए, गाड़ियाँ लोगों की प्राइवेट व्हीकल फूके गए, तो हरियाणा में कितना कुछ फूका था, हरियाणा में कितना कुछ जला था, हरियाणा में जाट आंदोलन के समय। ज्ञानचंद जी सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो ज्ञानचंद जी, आवाज मिल रही है मुझे आपकी? हाँ, तो वहाँ पर जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, प्राइवेट ज्ञानचंद जी ठीक है, वहाँ पे नुकसान हुआ, आप कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जाट आंदोलन में तो तमाम अराजक लोग ही थे ना जिन्होंने हरियाणा को जलाया। क्या उस वक्त हमारे प्रशासन को इतनी चुस्ती दिखानी चाहिए थी? ये वो भी गलत था, वो भी गलत था। उस वक्त हमारा प्रशासन चुप क्यों था? उस वक्त ऐसे कोई एक्शन क्यों नहीं था? हमने एक्ट किया, हमने और लोगों को बचाया। जिस प्रकार की इनकी जैसा मैंने पहले कहा प्रतिभा जी, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। छोड़िए सरकार से बाहर रह करके समय पर चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिप्रेशन में हो या किसी चीज में भी हो, इसको राजनीतिक रंग देना क्या सही है? ये राजनीतिक रंग तो दिया जा रहा है। ये जो एजिटेशन है इसके पीछे राजनीति है। कौन सी सरकार ने हमेशा कहा है कि किसानों की समस्या हल करने के लिए सरकार हमेशा वचनबद्ध है। उनके साथ वचनबद्ध तो है, लेकिन फिर आप ये भी नहीं कह सकते ना कि सरकार पे दबाव वो नहीं बना सकते, वो गलत तरीका नहीं अपना सकते। रामकिशन जी स्टूडियो में है, ज्ञानचंद जी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। ज्ञानचंद जी गुप्ता जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने सरकारी संपत्ति का हवाला दे दिया, क्या इस देश का किसान इस देश की संपत्ति नहीं है क्या? क्या इस देश की धरोहर नहीं है क्या? किसी भी वर्ग का कोई भी इंसान यदि सरकारी व्यवस्था और उसकी बदहाली के कारण से आत्महत्या करता है तो क्या ये देश के माथे पे, हमारे आपके सबके माथे पे कलंक नहीं है क्या? और इतनी बदहाली होगी उसको किसी तरह की कोई आशा नजर नहीं आती और वो अपनी बात को मुंह खोलता है, तो मुंह को दबाने के लिए, तुम उसकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार का जो ना दमन का अपनाते हो और फिर उसी पर आरोप मढ़ते हो। ये कितना न्याय संगत है? उसको राजनीति में ना घटे। जी ज्ञानचंद जी बोलने दीजिए। रामकिशन जी रुक जाइए, रामकिशन जी रुक जाइए। और आज आप सत्ता में हैं, कांग्रेस ने जो किया उसका फल भोग लिया, कांग्रेस को घर बैठा दिया। आज आपके हाथ में सत्ता है, आपने जो वायदा किया था क्या उस पर कितने खरे उतरे हैं? आपने तो एकदम विपरीत किया है, उसकी हाल को बदहाल को जो और बद से बदतर किया है आपने। तो ठीक है रामकिशन जी जवाब ले लेते हैं, रामकिशन जी जवाब ले लेते हैं। गुस्सा है रामकिशन जी, तो फिर इसमें रामकिशन जी शांत हो जाइए। राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है उसको। राजनीतिक आप कह दीजिए उनको, वो राजनीतिक नहीं है क्या? किसान का जो दर्द है वो राजनीतिक है क्या? क्या देश में किसान की बदहाली नहीं है क्या? सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन उसका रास्ता शांतिपूर्ण तरीका होना चाहिए। आंदोलन कोई भी कर सकता है, किसी सबको अधिकार है, लेकिन आंदोलन जो है हिंसात्मक आंदोलन सरकारी संपत्ति को फूकना, ये कहा ठीक है? आप बताइएगा।
उठपटंगी आपने नीति अपना ली कि उसमें आप बताइए कि सरकारी संपत्ति को भुगना, प्राइवेट को भुगना, वो ठीक है क्या? आप ज्यादा सरकारी संपत्ति के हमदर्द ना बढ़ाओ, देश की संपत्ति और हम देश के नागरिक हैं और देश भगत नागरिक हैं। किसान से ज्यादा देश भगत इस देश में कोई नहीं है। आप किसानों के लिए किया कुछ नहीं है, किसानों को रामकिशन जी शांत हो जाइए। ज्ञानचंद गुप्ता जी ये काफी खफा है। हम नहीं चाहते कि देश में किसी तरह भी कोई कीड़ी का खुड़का है। हम इतने शांति प्रिय लोग हैं, यदि वहाँ चीटी का बिल भी मिल जाता है तो उसको भी छोड़ करके वहाँ लावणी करते हैं। हमारा तो एक बिल्कुल जो ना जमीनी रिश्ता है, हम तो बिल्कुल प्रकृति से मेल खाए लोग हैं। लेकिन हमारी जब बदहाली होगी तो उसका क्या विस्फोट होगा और आप बदहाली के जिम्मेदार लोग हैं। रामकिशन जी उनका जवाब तो सुन ले। पीछे हट रहे हैं, जब तक किसान को राहत नहीं मिलेगी आप देख लेना, देश का किसान खड़ा होगा और तुम ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाओगे। ठीक है रामकिशन जी, आप उनसे जवाब तो सुनने दीजिए और आपकी सरकार को बता देना चाहता हूं। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता जी। पीछे खड़ी है सरकार, किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन राजनीति करने का जो है लोग जो आप कुछ बना रखा है राजनीति के नाम पर किसानों को बहकाने का, फुसलाने का, इस प्रकार का अब धंधा ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। किसान के आपने बहुत फुसला लिया, किसान को फुसला करके सत्ता में आ गए, ठीक है। नहीं, किसान को हमने दिया, जो हमने वायदे किए वो पूरे किए किसान के साथ। आप कितने खरे उतर पाए अपनी बात के ऊपर? आपने बहुत फुसलाया है, कांग्रेस ने फुसलाया, फिर आपने फुसलाया, ठीक है। राजनीति का काम है वो किसान को फुसला करके सत्ता में आना, लेकिन अब ज्यादा दिन किसान फसल आने में ठीक है। ज्ञानचंद जी की बात तो सुन, ठीक है, किसान बातों में नहीं आएगा। रामकिशन जी वो चुनाव आएंगे तो देख लेंगे। किसी राजनीतिबाजी में ना आए और निश्चित रूप से जो उसका हक है, जो इन्होंने वादा किया था उसको इनसे जो लागू कराए। और रामकिशन जी अगर आपको सुनना नहीं है तो आप बता दीजिए, आप सुनिए तो सही, कम से कम उनकी बात तो सुनने दीजिए। ज्ञानचंद जी हाँ जी, ये बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि किसानों के लिए अभी भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है रामकिशन जी आप चुप हो जाइए, 2 मिनट मुझे बात करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ज्ञानचंद जी मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी, ये कह रहे हैं रामकिशन जी कि किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हालात अब और भी ज्यादा बदतर हो गए पिछली सरकार के कंपैरिजन में। पिछली सरकार से काफी खफा थे किसान, तमाम प्रदेश के लोग, और इसीलिए आपकी सरकार को मौका दिया। अब कह रहे हैं कि उससे भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग बातें कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन धरातल पर तस्वीर नहीं बदल रही। देखिए आज किसानों की फसल का जो बीमा है वो सरकार ने 12,000 रुपए, 10,000 रुपए इनके राज में मिलता था, 25,000 रुपए किया है। जिन किसानों ने बीमा कराया उनको 25,000 रुपए के बीमा दिया, वो हमारी सरकार ने दिया है। आज इन्होंने तो 10,000 रुपए से ऊपर 1 रुपया भी कभी नहीं दिया, और वो भी जो हमारी सरकार ने पे किया है। इन्होंने केवल उनका बिल बनाया और उनका बीमे की राशि बनाई, वो दी नहीं है, वो हमने दी है। किसानों के लिए अगर यूरिया खाद का हमने उनके ऊपर ग्रीन वो लगाया है, तो नीम कोटेड किया है, तो उसको हमने किया। किसानों को खाद मिले। आज तो किसानों को खाद की कोई समस्या नहीं है, कोई डीजल की समस्या नहीं है। कहाँ था इनके जमाने के अंदर किसान और किसानों को जो मिलती थी खाद या डीजल मिलता था, कहाँ लेने नहीं लगती थी, आज कहाँ पर लेने हैं? नहीं तो अब और कितना समय लगेगा आपकी सरकार को साबित करने के लिए, और किसानों की जो तमाम परेशानियां हैं। सरकार किसानों के भला करने के लिए, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उनकी आमदनी को, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। इन्होंने किया कुछ नहीं। अब सरकार से 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर पूछ रहे हैं, और जो हमने 2-2.5 साल के अंदर किया वो इन्होंने 50 साल के अंदर नहीं किया। उनसे भी बहुत सवाल किए ज्ञानचंद जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, कृषि मंत्री साहब ये कहते हैं कि हम 2019 तक किसानों की आमदनी को दुगुना कर देंगे। क्या ये संभव हो पाएगा? किसान तो कह रहे हैं कि जितनी आमदनी है उसको भी खत्म कर देगी ये सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए आज इस प्रकार से बीमा राशि बढ़ी है, 10,000 से बढ़ करके 25,000 रुपए हुई है, वो हमारी सरकार ने किया। नहीं तो बीमा भी तो सब किसानों के पास नहीं है ना। हाँ जी, बीमा के बारे में नहीं है जी। किसानों का बीमा लोगों को पता ही नहीं है। भाई तो मैं कह रही हूँ बीमा भी तमाम किसानों का तो नहीं है ना। कंपनियों के हवाले कर। हेलो, 1 मिनट भाई बात करने दीजिए। जी जी बोलिए ज्ञानचंद जी। जो फसलों का बीमा हमने 10,000 रुपए जो ये देते थे उतने ही पैसे लेते थे। ठीक है, उसी तो मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि किया। क्या तमाम किसानों का बीमा है? तमाम किसानों के पास बीमा है? नहीं, हम तो कह रहे हैं ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या आज मिसगाइड अगर- किया जा रहा है? रामकिशन जी, क्या मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग? ये लोग इन्होंने कंपनी के हवाले किसान को कर दिया है। जो बीमा की बात है, जो प्रीमियम उनका पूरे हरियाणा में कटा, क्योंकि वो लोन लेता है, वो फसली ऋण लेता है, और जितने भी उसने बैंक से वो अपने क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, एक एक बनी दो बार कटा है। और इतना कटने के बाद में जो राशि गई है, उसको कितना मुआवजा किसान को मिला है, और उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो देती है, वो भी तो देश का पैसा है, वो भी तो उनकी निजी कोष में जा रहा है, वो भी तो कंपनियों के जेब में जा रहा है। और वो व्यवहारिकता नहीं है उसमें। इकाई खेत को नहीं माना इन्होंने, वो गांव को इकाई माना है। फिर पूरा गांव तबाह होगा जब उसकी विचार करेंगे उसको जरा मुआवजा देने की। पिछले आज उसमें illegal तो ब्लॉक दूसरे को खेत में ठीक है, कुछ जवाब कोई दीजिए। माना गया था। कोई विचार आज नहीं हमने होगा। गाँव को माना है। आपने गांव को माना, इंडिविजुअल को मानी तो ना। क्या ये काफी जिस है? तरह व्हीकल को मानते हैं, जिस तरह आदमी को मानते हैं, ठीक है, सब ज्ञानचंद जी, किसानों क्या को ये नहीं काफी माना। है? ज्ञानचंद जी, आपने गाँव को मान लिया, क्या ये काफी है? देखिए पूरा गांव बहुत तबाह सारे होगा तब विचार सुधार, करेंगे आप उनको। बहुत सारे सुधार जो है हमारी पार्टी ने किए, और आगे भी जो किसान के हित में कार्य करना ये होगा तो वो उन्होंने हम अपना जरूर पीछा करेंगे। छुटाया क्या है। क्या और ये सुधार है जो आपके आएंगे करने उसको हैं? हम दूर करेंगे। ठीक है, क्या क्या और सुधार है जो आपकी लिस्ट में है, जो आप करेंगे अभी? देखिए मैंने कहा है कि समय समय पर समस्याएं किसान के सामने आई हैं, उनको चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो खाद की समस्या है, चाहे बीज की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हमने उसका समाधान किया। अब मंडियों के अंदर जो धान आता है, धान का पैसा, गेहूं का पैसा तीसरे दिन मिलता है, जो पिछले एक महीने 2 महीने नहीं मिलता था। ये इसको हमने सिस्टम को इम्प्रूव किया, और आगे और सिस्टम के अंदर जो कमियां कहीं दिखेंगी वो जरूर हम ठीक करेंगे। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। आप ये तो कह रहे हैं कि आपने सिस्टम को ठीक किया है और आगे जो और कमियां देखने को मिलेंगी आप उसको भी दुरुस्त कर देंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। विनोद जी, ज्ञानचंद जी की तमाम बातें हमने सुनी, हालांकि बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था, बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन क्या वाकई ये सब बातें हो रही हैं? नहीं, जो जी आप ये जो कह रहे थे जी बीमा के बारे में, किसान को बीमे का पता ही नहीं है जी, बीमा हो कहाँ रहा है। हाँ, वही वो मैंने पूछा कि उसके अभी भी जागरूकता ही सबके नहीं है पास बीमा उसको। नहीं है। पैसा- पहली बात, सबके पैसा- पास बीमा नहीं है, और दूसरी बात ये भी कि अब बहुत सी चीजें उसमें कवर नहीं है। आग से फसल बर्बाद होगी तो उसके पैसे के सब वो बीमा कंपनी कहती है कवर नहीं करती है। उत्पादन कम हो गया, वो भी उत्पादन कम हो गया, तापमान बढ़ गया, कभी घट गया, बारिश कम हो रही, उसका उत्पादन, उसका भरपाई कौन करेगा? वो उसमें कवर नहीं है। पहला तो किसान में यही नहीं पता कि बीमा होता कैसे और कहाँ हो रहा है, तो क्या ना ये तो उसके लिए कोई योजनाएं- कैंप लगते हैं। ठीक है विनोद जी, तो क्या ये योजनाएं किसानों तक पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है? प्रॉपर सिस्टम नहीं है जी। जो इनकी योजना है वो सिर्फ कागजों में है, कागजों तक सीमित है, ठीक है। वो बाहर नहीं निकल रही उन कागजों से। किसान को उसकी जानकारी नहीं है। आप चले जाओ, आपको कार खरीदनी है, बैंक में आप चले जाओगे, बोले जी 7% पे 8% पे हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब किसान के ट्रैक्टर की बात आती है तो बोला 18% ब्याज लगेगा। दूसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जमीन है जिसपे आप पैदावार ले रहे हो, उसको वो गिरवी रखते हैं। ये कौन सा न्याय हुआ? मतलब उसको 8% पे आप गाड़ी दे रहे हो, किसान को 18% पे, फिर कहाँ सरकार न्याय कर रही है? ठीक है, यानी कि जो लग्जरीज हैं उनकी तरफ तो जिसकी ध्यान जेब है में कि पैसा है जी, लोगों को उसके लिए luxuries मिल जाए, फैसिलिटीज है। लेकिन necessities जिसकी जो जेब में जरूरत पैसा है हाँ। उसको वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान की जेब में पैसा नहीं है तो योजनाओं का लाभ नहीं, दूसरा उसको उल्टा लूट रहे हैं। हाँ। ब्याज से उसको ज्यादा ब्याज लेकर रामकिशन जी, दूसरा क्या उसको आपको लूट लगता रहे है हैं। कभी ऐसी प्रवृत्ति दूर हो पाएगी इन पार्टियों की भी, इन सरकारों की भी? सबसे पहले इनके दिमाग में जब तक किसान केंद्रित ना हो कि देश में 70% आबादी किसान की है, वो बदहाली में है, आत्महत्या जब करता है जब उसके चारों रास्ते बंद होते हैं, और उनको प्राथमिकता पे लेने की जरूरत थी, लेकिन उनकी प्राथमिकता पे किसान नहीं है। जब किसान की एमएसपी या उसको लाभकारी मूल्य देने की बात आती है तो बोलो पैसा नहीं है सरकार के पास। और जब 7th पे कमीशन में उठा करके केंद्रीय 1% कर्मचारियों को 1,02,000 करोड़ रुपया एक मुश्त दे दिया, और अभी जब वो स्टेट वाइज लागू होगा तो 3.5 लाख करोड़ के करीब उसका भार पड़ेगा देश पे। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ठीक है उनको दिया, हम उस पर आपत्ति भी नहीं करते। क्या किसान को आवश्यकता नहीं थी? किसान के लिए पैसा नहीं है। किसान का 2 रुपए भाव बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, और 10 चीजों के 10 गुना भाव बढ़ जाए तो महंगाई नहीं बढ़ती। आखिर किसान इस देश का उपभोक्ता किसान भी है। का जब 2 रुपए अपना उत्पाद बेच करके, अपनी उपज बेच करके किसान 10 तरह की चीजें खरीदता है, और किसान की जेब में जो पैसा आता है वो बाजार में आता है, वो रौनक लौटाता है, पूरे इलाके में रौनक लौटाता है, शहर में, गांव में, हर जगह खुशहाली आती है। अब विदेश से हम गेहूं मंगाते हैं, विदेश से इम्पोर्ट ड्यूटी हमने 0 कर दी, या कोई भी उत्पाद मंगाते हैं चाहे हम कम में मंगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा देश से जो बाहर गया,
क्या वो देश का घाटा नहीं है क्या? यहाँ के किसान को तो पैसा हम ज्यादा भी देंगे तो किसान की जेब में आया हुआ पैसा मेरे ख्याल में घर तक नहीं ले जाता। तो उसको पता है कि दवाई के पैसे देने हैं, ये कपड़े के पैसे देने हैं, ये 10 तरह की चीजें उसको लेके जानी है। हाँ। बाजार में अपना यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो मोटे तौर पर कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो किसानों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जा रही। किसान को मारने के लिए बनाई जाती। ठीक मायने में किसान की जो बदहाली का कारण है ना, पहले कांग्रेस थी और अब ये लोग हैं, ये उनसे ज्यादा है क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा किया करके ना और एकदम विपरीत किया। दूसरी सरकार का कह रहे हैं नहीं, वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो कह रहा है कि उसने क्या किया, आपने भी क्या किया, आप बता दो आपने क्या किया। आप उनका उस ठर्रे के ऊपर क्यों चल रहे हैं? उनका चुकता हो गया, आने वाले 2 साल में इनका भी चुकता हो जाएगा, ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामकिशन जी, है जी, क्या आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखना, जब सबके साथ और सबके विकास की लोग बात करते हैं तो किसान का विकास अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसान के विकास को साथ लेकर के देश का विकास है। चौधरी चरण सिंह जी एक बात को कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। गांधी जी इस बात को कहते थे कि असली भारत ग्रामीण भारत है और ग्रामीण भारत की और उस कृषि जगत की हालात आप देख लीजिए क्या है। जब उसकी बदहाली है तो देश को हम खुशहाल नहीं कह सकते। चंद लोगों की खुशहाली ला करके और उनका विकास करके हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं? तो किसानों के पास भी क्या चाह रहा है? नहीं, किसानों के पास ये चाह रहा है कि किसान खड़ा हो रहा है। और अभी हमने और अब आपको लगता है संसद कि का बहुत सत्र बुलाने के लिए जोर देश के से- तमाम जो है ना सभी पार्टीज के एमपीज को हमने ज्ञापन दिया कि भाई आप जो है ना इस राजनीतिबाजी से ऊपर उठ करके और इस तरह का रोड मैप तैयार करें कि किसान को एक जीने का रास्ता मिले। विनोद, आपको लेकिन क्या आज लगता तक है इन्होंने कि उस पे नहीं अब गौर फरमाया। राजनीति से ऊपर उठ के ये किसान हित के बारे में सोच पाएंगी तमाम पार्टियां? आज तक राजनीति किसानों आज बेचारा राजनीति में उलझा कोई बैठा कोई है। नहीं है इनकी जी, सब रैलियों राजनीति में नाम है। लगाने के लिए अगर ये- हो रहा है, नहीं, नहीं, बोलते किसान हैं। समझेगा कि तेरे राम हित किशन नहीं जी है। एक एक करके बोलते हैं, सवाल जिससे पूछ नहीं, रही वही हूँ, तो वो है ना जवाब दे जी, तो किसान ज्यादा अच्छा लगेगा। राजनीति का मुद्दा बना दिया इन्होंने। हाँ। तब तक ये राजनीति का मुद्दा खत्म नहीं होगा और उसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे, फर्स्ट रो में तब तक किसान नहीं आएगा, तब तक ये किसान ऊपर हो ही नहीं सकता। ठीक। क्योंकि जब वोट बैंक राजनीति की बात आती है ना, जब चुनाव होते हैं तो वो लोग किसान को याद करता है, बाद में कोई याद नहीं करता। अब कोई किसी को याद नहीं कर रहा। किसान का 2 रुपए बढ़ता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि वो उसका 2 रुपए बढ़ा, लेकिन जब वो मार्केट में बिचौलिया खा रहा है वो 4 रुपए खा रहा है उसका। तो जब किसान का जो आता है ना फसल, मैंने आपको उदाहरण दिया हरियाणा का, और ये आप उठा के देख लेना, जो हमारी अब पीछे फसल, ऐसा ही हाल है पूरे देश की प्रशासन- अगर बात करें तो हर जगह पर ऐसा ही हाल है। कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसान सबसे खुशहाल हैं, यहाँ पे किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह का यही हाल है जी। कहीं भी को आप उठा के देख लो ना पूरे देश को, कहाँ का किसान खुशहाल हो रहा है। तो कैसे हो पाएगा? रामकिशन जी क्या लगता है? सरकार की नीतियां उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। और आज भी किसान को राहत देना सरकार चाहे तो दे है। सकती है। एक और सवाल रामकिशन जी, जब हर सरकार यही कह के सत्ता में आती है कि हम किसानों के लिए बहुत सी ये चीज करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो ये संभव क्यों नहीं हो पाता? किसान भोला है, संगठित नहीं है। किसान ठीक मायने में अभी सोच नहीं पा रहा कि चौधरी छोटराम जी एक बात को कहते थे कि अरे मेरे भोले किसान, एक बात मेरी मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। ना उसने अभी दुश्मन को पहचाना, ना भी ठीक प्रकार से उन्होंने बोलना सीखा। ये दोनों जिस दिन वो कर लेगा ना, उस दिन ही जो ना अपने हालात को ठीक करा लेगा। ठीक है, हमारे साथ भाकियों के अध्यक्ष गुरनाम सिंह फोन लाइन पे इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुरनाम जी, आवाज मिल रही है? जी जी नमस्कार। गुरनाम जी नमस्कार। पूरे देश में हम देख रहे हैं किसानों की तरफ से, और पूरे देश के लोग हालांकि ये सवाल उठा रहे हैं कि किसानों के साथ आखिर ये क्यों और कब तक? हर सरकार कहती है जय जवान जय किसान, हर सरकार कहती है कि हमसे बड़ा किसानों का हितैषी कोई नहीं है, तो किसानों के हित में आज तक कोई फैसले क्यों नहीं लिए गए? देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं इससे भी अगली बात जा चुकी है। किसी सरकार ने किसानों के पक्ष में कोई फैसले नहीं लिए, इस बात से किसान दुखी है। लेकिन मोदी सरकार ने इनके दुखती रथ को पकड़ा और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि किसान आत्महत्या करता है, कोई सरकार परवाह नहीं करती। वोट डालते टाइम इस बात को याद रखना कि मेरा राज आया तो मेरे आने से देश के किसानों के अच्छे दिन आएंगे। और उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये लिखा कि लागत के ऊपर 50% मुनाफा देंगे अगर मेरा राज आया। कई जगह पे जाके उन्होंने कर्जा माफी की बात किसानों के लिए की, जिसकी जुबान पे किसानों ने उनको वोट डाले और उनकी उम्मीद से भी ज्यादा उनका बहुमत आया। किसानों ने उनकी बात पे यकीन किया।
लेकिन उसके बाद वो उस बात से मुकर गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के किसानों ने वो वादा किया हुआ उनका, जो उन्होंने 29 जगह पे अपने भाषणों में कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेगा, मैनिफेस्टो में लिखा था, वो वादा जब उनका याद कराया तो वो बुखड़ा गए और किसानों पे गोलियां चला दी। कोई भी सरकार आई उसने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन मोदी उनसे 2 कदम आगे इसलिए रहा कि मोदी ने तो ये जुबान करके वोट लिया था, और जुबान करके क्यों मुकर गया, इसलिए आज देश के किसानों में आक्रोश है। और 16 तारीख को 3 घंटे के लिए पूरे देश के हाईवे जाम होंगे। पूरे देश के हाईवे जाम करने के मूड में किसान बैठा हुआ है। जो राष्ट्रीय किसान महासंघ की मीटिंग 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर हुई थी, उसके अंदर ये फैसला लिया था और जगह जगह उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं। अब भी सरकार के पास मौका है कि सरकार मान जाए, पूरा किसानों का कर्जा छोड़ दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, और वरना 16 के बाद 19 तारीख को फिर दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय किसान महासंघ की मीटिंग होगी। गुरनाम जी, क्या आपको लगता है सरकार इसमें अब गंभीर दिखेगी? क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का कहीं जिक्र तक नहीं किया जाता है, और कर्ज माफी की बात आती है तो उसको घुमा दिया जाता है, तमाम मुद्दे हैं किसानों के। क्या गंभीर अब सरकार नजर आएगी इसमें? देखिए, अब मौका ये नहीं रहा कि सरकार गंभीर होती है कि नहीं होती है, लेकिन अब किसान गंभीर हो गया है। किसान गंभीर हो गए हैं और अब सरकार को गले से पकड़ के अपनी बात मनवाने के मूड में है। मांगने से तो हक मिला नहीं, अब तो किसान का नारा है कि मांग के देख लिया, अब जोर अजमा के देखेंगे। तो और एक नया नारा किसानों ने दिया है, वो नारा है किसानों की एक ही बूंद, कमल का फूल, कमल का फूल। तो यानी कि बीजेपी सरकार जिस उम्मीदों से वोट दिया गया था बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है और किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। 1% भी अगर अपनी मांग को पूरा कर देते, उल्टा हुआ है। इन्होंने बैंकों में कर्जदार किसानों का कर्जा माफ करने में भाग में गया, किसानों के पोस्टर लगा दिए कि ये किसान हमारा डिफॉल्टर है, दीवारों पे लिख दिया, किसानों की नीलामी आ गई, कुर्सियां आ गई, बेइज्जत हुआ, किसान सुसाइड कर रहे हैं। आज भी 32 किसान रोजाना की जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है वो है सुसाइड करने वालों की। हालांकि वास्तविक गिनती इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज सभी किसान नहीं करवा पाते और सभी किसानों की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती भी नहीं। तो बीजेपी ने जो है वो किसानों को बरगला के, बहका के उनके वोट ले लिए है, लेकिन अपना वादा निभाने से पीछे हट गई है। और देश का आंकड़ा ये दिखा रहा है कि देश के खजाने से किसानों को जो बजट है 1% बजट भी खेती में नहीं खर्च किया गया, और किसानों का जो कर्जा है उसमें कोई राहत नहीं दी गई। जबकि इसी सरकार ने 1,14,000 करोड़ डिफॉल्टर इंडस्ट्री का माफ कर दिया है, 6,40,000 करोड़ एक साल के अंदर कारपोरेट को राहत दे दी है। ये नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है, लेकिन देश का खजाना जो है वो कारपोरेट पे लुटाया जा रहा है, जबकि देश किसानों का है, देश मजदूरों का है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरनाम जी हमसे इस पर बात करने के लिए। तो किसान अब सरकार को किसी भी कीमत पे छोड़ने नहीं वाला है, इसमें काफी गंभीर हमारा किसान हो गया है। विनोद जी, हमने गुरनाम जी की बात भी सुनी, मुझे लगता है ये जरूरत भी है, अब ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बहुत बार पहले बात करने की कोशिश होती है, समझाने की कोशिश होती है, कहने की कोशिश होती है, लेकिन जब कोई भी रास्ता काम नहीं आता तो फिर तो आपको दूसरे रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। चलना होता है, जब किसी को भूख लगती है ना तो वो अपनी भूख पेट भरने के लिए कुछ ना कोई रास्ता अपनाएगा। और आज किसान इतना भूख से त्रस्त हो चुका है कि वो अपने जो रास्ता है वो उसने सही चुना है, बगैर शोर के सुन ही नहीं रही ना सरकार हमारी बात को। जो किसान है वो अपने शोर तो मचाएगा। अब भी सुन पाएगी या अब भी गहरी नींद में यूं सोती रहेगी? गहरी नींद में अगर सोती रहेगी तो उसका नतीजा भुगत लेगी ना 2 साल के बाद। जब ये कह रहे हैं कि उस सरकार ने क्या किया, उस सरकार का सामने है ना, उम्मीद लेके परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हर बार किसान बीजेपी के पास ना जाए, कांग्रेस के पास चला जाए, कांग्रेस के पास से परेशानियां हो तो बीजेपी के पास चला जाए। क्या विकल्प है? अगर हर किसी पार्टी की अगर सरकार बनेगी और वो किसानों से यूं मुंह मोड़ लेगी तो किसानों के बारे में कौन सोचेगा? देश की जो व्यवस्था है वो चंद पूंजीपतियों से जो ना प्रभावित है।
अभी एनपीए का जब जिक्र आता है कि इतना एनपीए हो गया देश जल्दी से चाहूंगी आप खत्म कर दीजिए क्योंकि समय खत्म हो गया मेरे पास। इंटरेक्शन आती है, एक भाई इनका नाम बताएं तो उनके नाम तक नहीं बताए नाम तक नहीं बताए जाते। और किसान पे 1000, 2000, 5000, 10,000 हो जाए तो उसके यहाँ चिपका दिया पोस्टर जाता है। अखबारों में पोस्टर निकाल दिए जाते हैं उनके, जबकि विजय माल्या जैसे जो बाहर भगोड़े हो रहे हैं देश का पैसा खा के, ये तो भगाए हैं उनको भाई। हाँ उनको लाओ ना वापिस। भगाए गए। किसान का पोस्टर अखबार में आता है, भगे तो नहीं, भगाड़े इसमें हैं, कर्जा वो बाहर मजे डिफॉल्टर हो से गया। मैच देख रहे हैं। राज्यसभा में किसने भेजा है? वो राज्यसभा लायक था क्या दारू का एक सरगना? नहीं ऐसे लेकिन लोग इनके लोगों चलिए के हैं इस पे। चलिए, समय बिल्कुल खत्म हो गया। आप दोनों का मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगी स्टूडियो में आने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा गंभीर यही है कि क्यों आखिर इतनी परेशानियां हैं? सरकार सब जानती है, सब समझती है, खुद ही वादे किए तो फिर पूरा क्यों नहीं कर पा रही? और जो बीजेपी की सरकार है इससे तो उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से विश्वास जगाया था उन्होंने पूरे देश में, वो विश्वास कहीं ना कहीं देश के किसानों में भी था और देश के किसानों को उम्मीद थी कि सबका साथ सबका विकास होगा तो उनका भी विकास होगा, उनका भी साथ ये सरकार देगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार इनसे मुंह मोड़े बैठी है और कोई भी इनकी सुन नहीं रहा। हालांकि 16 तारीख तक का अल्टीमेटम है, किसानों की अगर मांगों को नहीं माना गया तो सरकार को और परेशानी उठानी पड़ सकती है। उम्मीद करते हैं सरकार वक्त रहते जाग जाए, नहीं तो फिर से किसानों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन सड़कों पे देखने को मिलेगा और परेशानियां सरकार के लिए तो होंगी, साथ ही साथ आम जनता के लिए भी होंगी। उम्मीद करते हैं किसान